हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देम। तो उसमें सबसे पहला सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स दैट कैन परफॉर्म द मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट दैट इज अ रियल नंबर ऑपरेशन पर सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर वो एक ऐसे कंप्यूटर्स है कि उसकी स्पीड के थ्रू वो एक सेकंड के अंदर वहां पे बिलियंस नंबर ऑफ जो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है वो रियल नंबर जिसको हम जानते हैं, तो उसके ऊपर के ऑपरेशंस करने में वो क्या है, कैपेबल है। यानी कि वो एक सेकंड में बिलियंस के अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है इन अ रियल नंबर। द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सुपर कंप्यूटर्स आर फर्स्ट परफॉर्म्स द ऑप्टिमाइजेशन एज वेल एज second, distribution and coordinations of both data and computation among the thousands of processor। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे एक मेन एस्पेक्ट क्या रहेगा। एक सबसे पहला है यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस वो प्रोवाइड करने का, और दूसरा है यहाँ पे एक थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स है। उस थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर के बीच में जो भी हमारा डेटा और जो कंपटीशन करना है उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम करने का काम रहेगा। ओके। फिर नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो द नेक्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पे एक दूसरा टाइप है कंप्यूटर का जिसको हम यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। द वेरी हाई लेवल ऑफ reliability and achieved by providing availability are achieved by multiple redundant component for almost every aspect of the machines। तो यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल है, उस लेवल के मुताबिक यहाँ पे जो भी हमारा जो मशीन होगा उस मशीन के हर एक पार्ट या फिर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो गए उस एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे एक दूसरे के साथ वहां पे उसको एग्जीक्यूट करना, और हर एक पार्ट एक दूसरे को वहां पे एक स्मूथ फंक्शंस वहां पे काम कर सके उस काम करने का तरीका, और हर एक पार्ट को कंट्रोल में लेने का काम करने का तरीका यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा। So even if one component fails, another identical component can take on its responsibility and computer continue working without any problem। ताकि क्या होगा कि कभी कभार कोई कंपोनेंट वहां पे फेल हो गया तो उसके जैसा ही कोई और एक कंपोनेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, और जो हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा था वैसे ही वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वो ऐसे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेगा, सिमिलर कंपोनेंट को, ताकि अगर एक कंपोनेंट वहां पे फेल हो जाता है तो दूसरा कंपोनेंट उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है, और ज्यादा लोड लेकर भी वो स्मूथ फंक्शनिंग के साथ वो क्या करेगा, काम कराएगा, और हमारा विदाउट एनी प्रॉब्लम जो भी हमारा काम चल रहा था वो काम हमारा यहाँ पे कैसा होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट है सर्वर कंप्यूटर्स। तो सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड्स दी सम कंप्यूटिंग और स्टोरेज डिवाइस टू अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो सर्वर कंप्यूटर का मतलब क्या है कि हम अनेक मींस जो लॉट्स ऑफ हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर्स है उस क्लाइंट कंप्यूटर को कंप्यूटिंग की और डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, सर्वर कंप्यूटर। द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंप्यूटर्स आर first, performance; second, reliability; third one is compatibility with already existing software and scalability; and fourth one is the ability to incrementally increase performance as and when needed by the adding components rather than replacing the whole computer। तो यहाँ पे जो हमारे सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर के मेन एस्पेक्ट्स क्या है। एक तो सबसे पहले कि उसका परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस वहां पे कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है रिएबिलिटी, तो वो कंप्लीट काम करेगा, तो उसके ऊपर हम वैसा हम ट्रस्ट रखते हैं। फिर थर्ड वन है जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे उसको स्केलेबिलिटी करने का काम वो क्या करेगा, वहां पे एग्जीक्यूट करेगा।
यानी कि ऑलरेडी जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम और साथ में स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। एंड फोर्थ वन था कि हम जब कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम वहाँ पे जो भी नेसेसरीज हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो वो नेसेसरी रिसोर्सेज को ऐड करने का काम करने का भी वो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करेगा, ताकि हमें पूरे कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर मेरा पीसी वहाँ पे सपोज स्लो हो रहा है तो अगर मैं वहाँ पे मेरी रैम इंक्रीज करा दूँ तो मेरा पीसी फास्टर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मुझे नया पीसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा डेटा के मुताबिक वहां पे मुझे रैम की रिक्वायरमेंट है तो मैं रैम इंस्टॉल कर दूं, तो मेरी 2 GB की जगह पर मैं 4 GB की रैम वहां पे इंस्टॉल करा दूं एक्स्ट्रा, तो मेरा वापिस से स्मूथ फंक्शनिंग का काम होता जाएगा, मुझे नया कंप्यूटर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर फोर्थ वन इज हाई एंड वर्क स्टेशन। तो हाई एंड वर्क स्टेशन आर यूज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग as well as multimedia applications like the special effects in a movie making, animated movie, 3D modeling, computer aided design, computer aided manufacturing etc। तो यहाँ पे हाई एंड वर्क स्टेशन का काम क्या है कि जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है जैसे कि एनिमेटेड मूवी बनाना है, 3D मॉडलिंग बनाना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन करना है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वैसे वाले सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे हम हाई एंड वर्क स्टेशन के साथ वहां पे काम कर सकते हैं। High end workstations require an effective management of the resources such as a processing power, memory, disk space, network bandwidth, etc। तो यहाँ पे हाई एंड वर्क स्टेशन के अंदर यहाँ पे लॉट्स ऑफ मेमोरी भी होती है, प्रोसेसिंग पावर होगा, हार्ड डिस्क के अंदर उतनी स्पेस भी वहां पे होगी, नेटवर्क की बैंडविड्थ भी वहां पे होगी। तो वैसे ही सारे अलग अलग जो भी ये रिसोर्सेज है जो मैनेजमेंट को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट को यहाँ पे वो यूजफुल होते हैं। तो ऐसी रिक्वायरमेंट के साथ ये हाई एंड वर्क स्टेशन वहां पे वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर मेमोरी, पावर, प्रोसेसर, डिस्क स्पेस, नेटवर्क बैंडविड्थ वो काफी सारे हैं, यानी कि वो वहां पे लॉट्स ऑफ है कंपेयर टू अदर पीसीज। फिर नेक्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ जनरल प्लेटफॉर्म टू द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ यूजेस एंड आल्सो टू द यूजर्स विद द डिफरेंट स्किल सेट। इट्स यूजर फ्रेंडलीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर एक हमें यहाँ पे एक रेंज प्रोवाइड कर रहा है, एक वाइडेस्ट रेंज प्रोवाइड करेगा यूजर्स के लिए। और जो यूजर इंटरफेस जो हमें वो प्रोवाइड कर रहा है वो वहां पे क्या है, उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम पर्टिकुलर कंप्यूटर को एकदम इजी वे में उसको हम यूज कर रहे हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर्स हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि पर जो यूजर्स है वो यूजर्स के साथ हम उसको क्या करते हैं, एकदम इजी वे के साथ यानी कि एक यूजर फ्रेंडलीनेस के साथ हम उसको यूज आराम से कर सकते हैं। Microsoft Windows Family Operating System, the OS X operating system for the Apple Mac series computer and the Linux can be used for a personal computer। तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हम कौन कौन सी विंडोज का यूज कर सकते हैं, तो एक है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो वेरी पॉपुलर है, हर एक कंप्यूटर में यूज होता ही है। फिर एप्पल के कंप्यूटर्स के अंदर OS X नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे यूज होती है, या फिर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वहां पे यूज कर सकते हैं। ये सारे वहां पे क्या है, यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। And the last one is smartphone and the tablet. So these two devices have many limitations such as a processing power, memory, energy usage and the screen size। तो हम स्मार्टफोन या फिर टैबलेट्स की बात करें, हमें पता ही है कि वहां पे उसमें काफी सारे लिमिटेशंस है, जैसे कि वहां पे प्रोसेसिंग पावर स्लो है, मेमोरी कम है, जो उसकी एनर्जी यूजेज और स्क्रीन साइज है वो भी यहाँ पे क्या है, कम है। They also have a different input methods such as a numeric keypad, small QWERTY keypad with the navigation key or a touch gesture, on-screen keyboard on a touch screen and voice input। तो यहाँ पे वो एक अलग तरीके का हमें इनपुट मेथड प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे एक न्यूमेरिक कीपैड की बात करें, फिर यहाँ पे एक स्मॉल क्वार्टी कीपैड और नेविगेशन कंट्रोल के साथ हम बात करें तो वो होगा, टच गेस्चर वहां पे होता है, फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है जिसको हम टच करो तो ऑन स्क्रीन टच कीबोर्ड भी वहां पे अवेलेबल है, वॉइस इनपुट तो हम वहां पे
वॉइस हम जैसा बोलेंगे वैसा वहां पे वो टाइप करता जाएगा, वैसे वाले यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के वो इनपुट भी प्रोवाइड करता है। And the last point is various operating systems developed for the various devices। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम वहां पे उसको डेवलप करा हुआ है। With the increasing processing power and memory, specialized version of PC operating systems have now become the most popular choice for the smartphones and the tablet। That is a एग्जाम्पल है कि गूगल एंड्रॉइड, एप्पल आईओएस एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन ओएस। तो यहाँ पे हम बात करें कि जैसे जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज होती गई, तो यहाँ पे पीसीस के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी वहां पे अलग अलग टाइप के वर्जन्स यहाँ पे पॉपुलर होते गए स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के अंदर। जैसे कि हम गूगल एंड्रॉइड के बारे में बात करें, एप्पल आईओएस के बारे में बात करें, या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन के अंदर जो ओएस आती थी विंडोज की, तो हम उसके बारे में बात करें। तो गूगल एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आएगी, एप्पल आईओएस के अंदर भी वो आईओएस की एप्पल की एप्लीकेशंस वहां पे मिलेगी। और विंडोज के जो फोन्स आते थे माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसके अंदर भी जो हम यूज करते थे वो भी वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो हमारे स्मार्टफोन या फिर टैबलेट है, तो उसके लिए भी पीसी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनी हुई है, वैसे यहाँ पे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे पॉपुलर होती है। अ convergence of operating system for a touchscreen based smartphone, tablets, and ultra portable devices and operating systems for mainstream personal computer is widely anticipated। तो अब जो यहाँ पे हम टच स्क्रीन के मुताबिक जो हमारे पास स्मार्टफोन या फिर टैबलेट या फिर अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइसेस जो है उसके अंदर रखी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर रखी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे दोनों को मर्ज करने का काम क्या, वहां पे एक मर्ज करने का यहाँ पे हमें एक कन्वर्जेंस होता है, यानी कि हम उसको एक एस्पेक्ट के रूप में देखते हैं कि ये दोनों वहां पे इकट्ठा हो जाए, यानी कि ओएस दोनों के लिए वहां पे कॉमन हो जाए, तो उसको यूज करने का हमें अच्छा लगेगा, यानी कि सबसे बढ़िया एक मौका है हमें वो उसको यूज करने के लिए। So both Microsoft Windows 8 and Linux variant using the Genome 3 or utility interface have started the process by redesigning their interface for the touch input। तो यहाँ पे हम बात करें तो Microsoft Windows 8 और Linux के जो वेरिएंट है Genome 3 करके, और यूटिलिटी के लिए जो यहाँ पे इंटरफेस है, उन लोगों ने यहाँ पे टच स्क्रीन वाले जो डिवाइसेस है वो टच स्क्रीन वाले डिवाइसेस को वहां पे एज अ पीसी वाली इंटरफेस के अंदर रीडिजाइन करने का काम उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। यानी कि अब हमें वहां पे एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम विद द बेटर फैसिलिटीज हमें अगर प्रोवाइड हो, तो उसमें कोई एक डाउट नहीं है। अब यहाँ पे एक सिस्टम के बारे में देखें तो सबसे पहला है एम्बेडेड सिस्टम। तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ टाइनी कंप्यूटर्स एम्बेडेड इन दी मशीन्स दैट आर यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। दैट इज इंडस्ट्रियल मशीन, कार इंजिन, टीवी सेटअप बॉक्स, डीवीडी प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे अगर देखें कि हमारे डेली यूजेस के अंदर जो भी हम चीजें यूज करते हैं, उस चीजों के अंदर यहाँ पे लाखों टाइप्स के ऐसे कंप्यूटर्स वहां पे हम उसको यूज करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीन्स देख लो जो ऑटोमेटिक चलती है, कार इंजिन देख लो, हर एक मशीन अलग रूप से ऑपरेट होता है, टीवी का सेटअप बॉक्स दे लो, डीवीडी प्लेयर्स दे लो, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा, जो सारे डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर हम वहां पे अब ऐसे एम्बेडेड सिस्टम का यूज करते हैं जो एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है। दिस कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम फॉर दिस स्पेशल पर्पस। और ये जो सारे कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर्स यहाँ पे बने हुए हैं पर्टिकुलर एक स्पेशल पर्पस के लिए। टास्क एंड दे हैव लिटल और नो यूजर इंटरफेस। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड द एम्बेडेड सिस्टम। तो हम अगर ये इस टाइप के कंप्यूटर की बात करें ना, जो
हमने अभी देखे एम्बेडेड सिस्टम के, तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ऐसे जो वहां पे प्रोग्राम बने हुए, उस प्रोग्राम के अंदर वहां पे कोई भी ऐसा यूजर इंटरफेस नहीं होता। उसका एक स्पेशल पर्पस होता है और उस पर्पस के मुताबिक ही हम उस डिवाइसेस का या फिर उस कंप्यूटर का हम उसके मुताबिक यूज कर सकते हैं। तो हमें पर्टिकुलर एक डिवाइसेस का यूज करना है, हम कंप्यूटर के साथ यूजर इंटरफेस नहीं कर सकते। तो इसी सिस्टम को हम यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम के नाम से जानेंगे। Embedded system professionals use specialized tools for their work, and the usage of embedded system is growing at a rapid pace. The operating system used include UNX and RT Linux. तो यहाँ पे देखें तो डे बाय डे यहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल वर्क्स हो गए, वो प्रोफेशनल वर्क्स करने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग एम्बेडेड सिस्टम का वहाँ पे यूज करते हैं। और अभी इन फिलहाल नाउ डेज एम्बेडेड सिस्टम का वहाँ पे ग्रोथ भी बढ़ रहा है, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम्स वहाँ पे एक रैपिड ग्रोथ वहाँ पे वो ले रहा है। यानी कि अब पुरानी मशीन के साथ नई एआई टेक्नोलॉजी के साथ हम मशीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और एसी वाली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर QNX एंड RT लिनक्स का वहाँ पे यूज होता है। In spite of widely different characteristics and demand of the environments, Unix or a Linux variant is the only family of operating system which is used for the most powerful supercomputers to a tiny embedded system. तो यहाँ पे अलग अलग जो भी हम वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो हम वहाँ पे वो एस्पेक्ट्स देखते हैं, वो एस्पेक्ट्स के बारे में हमें जो सुपर कंप्यूटर्स का जो हम यूज करते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स से लेकर यहाँ पे हम छोटी से छोटी एम्बेडेड सिस्टम के ओएस की बात करें, तो उसके अंदर यूनिक्स या फिर लिनक्स की जो भी वेरिएंट है, उस वेरिएंट के अंदर हम ये सारे कुछ वहां पे यूज कर सकते हैं। तो हम कोई भी सिस्टम वहां पे ले लो, तो सुपर कंप्यूटर्स से लेकर हम कोई भी एक छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी अगर हम बात करें ना, तो सभी जगहों पर हम ये एम्बेडेड सिस्टम का यूज वहां पे हम करते हैं। तो इसकी डिमांड भी वहां पे ज्यादा है, और जो भी हम मशीन्स यूज करते हैं जो हाईली फ्रिक्वेंटली है, यानी कि वो ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो वो सारी फंक्शनलिटीज हमें मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस एम्बेडेड सिस्टम। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन के अंदर आजकल एंड्रॉइड चल रहा है, तो एंड्रॉइड के बारे में है कि अ मोबाइल फोन दैट कैन बी ऑपरेटेड एज ओनली मोबाइल फोन इज कॉल्ड अ बेसिक मोबाइल फोन। तो जिस मोबाइल फोन का यूज हम वहां पे जिस कॉल पर्पस के लिए करते थे, तो उसको हम यहाँ पे बेसिक मोबाइल फोन के नाम से जानते थे। A mobile phone having some additional features such as a music player, video player, games, limited web browsing, basic support for the third party application, etc. is called a feature phone। तो यहाँ पे फीचर फोन कैसे कहेंगे, तो जिस फोन के अंदर वहां पे म्यूजिक प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, हम गेम्स खेल सकते हैं, एक लिमिटेड वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वो सब अगर फैसिलिटीज है, तो वो फैसिलिटीज वाले फोन को हम यहाँ पे फीचर फोन के नाम से जानेंगे। द की फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन आर, अब स्मार्टफोन के की फीचर्स कौन कौन से है, तो एक तो टच स्क्रीन ऑपरेशन, वहां पे टच स्क्रीन है। फिर सेकंड वन इज फुल वेब ब्राउजिंग कैपेसिटी, तो वहां पे एक वेब ब्राउजिंग को एक्सेस करने की हमें वहां पे फंक्शनलिटी है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिव एप्लीकेशन, जो भी हम वहां पे ऑफिस के रिगार्डिंग जो हम काम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग सारी एप्लीकेशंस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। फिर है अ पावरफुल प्रोग्रामिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सिस्टम है एक पावरफुल। फिर फिफ्थ वन और मोर एप्लीकेशन स्टोर फ्रॉम वेयर न्यू एप्लीकेशंस में बी डाउनलोडेड। तो यहाँ पे एक या फिर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस अगर हमें डाउनलोड करनी हो, तो वो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री एज वेल एज पेड, मुफ्त में डाउनलोड करना या फिर पैसे देकर डाउनलोड करना। फिर सिक्स वन इज अ रेंज ऑफ सेंसर डिवाइस फॉर अ इनपुट। तो इनपुट के लिए अलग अलग टाइप के हम वहां पे सेंसर डिवाइसेस का भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वहां पे उसके की फीचर्स है फीचर फोन के। Android is a free and open source operating system for a smartphone and is developed by the Open Handset Alliance। तो Android क्या है, यहाँ पे एक फ्री और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन के लिए, और उसको डेवलप करा हुआ है ओपन हैंडसेट एलियंस ने। It has a wide use for the features such as a touchscreen with the multi-touch gesture,
Second one is phone location information. Third one is motion sensor. Fourth one is wireless networking. Fifth one is voice and video telephony. Sixth one is text messaging. Seventh one is internet access. Eighth one is listening to podcasts. Ninth one is watching webcasts. And tenth one is live TV program, camera. And the last one is very useful and visually stunning app, etc. तो यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम की यहाँ पे हम जो भी मेन जो फीचर्स है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें तो एक तो वहाँ पे है टच स्क्रीन। फिर दूसरा है वहाँ पे जो लोकेशंस हमें वो प्रोवाइड कर रहा है वो। फिर वहाँ पे है मोशन सेंसर्स, वायरलेस नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है, वॉइस एंड वीडियो टेलीफोनी प्रोवाइड कर रहा है, टेक्स्ट मैसेजिंग प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, पॉडकास्ट लिसन करने की वो प्रोवाइड कर रहा है हमें। फिर वेबकास्ट है, फिर लाइव टीवी प्रोग्राम्स है, कैमरास वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो और अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस को यूज करने की हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो एंड्रॉइड के अंदर ये सारी चीजें हमें वो फैसिलिटीज कर रहा है ताकि यूजर्स इजी वे से अपना काम कर सके। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस। तो होपफुली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जो भी कुछ समझाया आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।